प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत चालन से संबंधित वैद्युत धारा और धारा घनत्व जैसे शब्दों से परिचय प्राप्त किया था और हमने देखा था कि वैद्युत धारा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज हम इस दूसरे लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, यह देखेंगे कि पदार्थों में वैद्युत चालन किस प्रकार से होता है। उसमें तीन प्रकार के पदार्थ हैं हमारे पास: ठोस, द्रव और गैस। पहले हम ठोस पदार्थों में वैद्युत चालन देख रहे हैं, फिर द्रवों में देखेंगे और फिर गैस में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस पदार्थों में वैद्युत चालन किस प्रकार से होता है। ठोस पदार्थों में वैद्युत चालन समझने के लिए सबसे पहले हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, या हम इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं, या केवल आप कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, ठोस पदार्थों में या किसी भी पदार्थ में परमाणु में दो प्रकार के आवेश होते हैं। धनावेश प्रोटॉनों के रूप में, जो कि नाभिक में उपस्थित रहता है, और ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में, जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। देखिए, धन आवेश क्योंकि नाभिकीय बलों के कारण, जो कि संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली बल हैं, उनसे बंधा हुआ है नाभिक के अंदर, इसलिए धन आवेश तो पदार्थ के अंदर गतिशील हो ही नहीं सकता। ये हम जब स्थिर वैद्युतिकी का हमने अध्ययन किया था उस समय भी हम इस पर प्रकाश डाल चुके थे। सही है। अब प्रश्न आता है ऋण आवेश पर, जो कि इलेक्ट्रॉनों के रूप में उपस्थित रहता है। तो देखिए, जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है, जिसे हम संयोजी कक्षा के नाम से जानते हैं, संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो वैद्युत आकर्षण बल है वो कुछ कम होता है संयोजी कक्षाओं में। अंदर वाली कक्षाओं में नाभिक का आकर्षण बल अधिक रहता है, वैद्युत आकर्षण बल, और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन जो बाह्यतम कक्षा होती है, जिसे हम संयोजी कक्षा कह रहे हैं, जो बाह्यतम कक्षा है जिसे हम संयोजी कक्षा कह रहे हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा पाकर, थर्मल एनर्जी पाकर कक्षाओं से बाहर आ जाते हैं और वो पदार्थ के अंदर मुक्त रूप से विचरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से विचरण करते हैं जैसे कि जल के अंदर या द्रव के अंदर द्रव का अणु विचरण करता है। अब प्रश्न उठता है कि हम उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? क्या वो पदार्थ से बिल्कुल मुक्त होता है इसलिए हम उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं? नहीं, उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कह रहे हैं कि उस पर परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी आकर्षण बल, परिणामी आणविक बल कह दो। ठीक, कारण जैसे यहां पर देखिए, ये एक आपको यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है इस डायग्राम में। ये मैंने दिखाया है। जिस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस परमाणु पर कैसा आवेश आएगा? धनात्मक। तो ये कुछ धनायन मैंने पदार्थ में जिनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले हैं दिखा रखे हैं। प्रत्येक पदार्थ नहीं होता धनायन, जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकला है बाह्यतम कक्षा में से। ये हम देखेंगे किस पदार्थ में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ये है, इसके चारों तरफ
यदि इलेक्ट्रॉन है पदार्थ के अंदर तो देखिए इसके चारों तरफ जो धनायन है वो सिमेट्रिकली सममित रूप से उपस्थित रहते हैं और वो सारे धनायन इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अपनी अपनी ओर को वैद्युत आकर्षण बल आरोपित करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन पर परिणामी जो वैद्युत आकर्षण बल है वो शून्य होगा, क्योंकि चारों तरफ को सिमेट्रिकली फोर्स लग रहा है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर परिणामी बल शून्य है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पदार्थ के अंदर मुक्त रूप से विचरण करता है। इसलिए हम इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा भी नहीं है जब ये इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ पृष्ठ के समीप पहुंचेगा तो ये पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ पृष्ठ के समीप पहुंचता है तो उस पर पदार्थ के अंदर की ओर को परिणामी आणविक बल कार्यरत हो जाता है और वो पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं आ पाता। तो ये क्योंकि इधर पृष्ठ की तरफ धनायनों की संख्या फिर कम रह जाती है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ये पदार्थ से बाहर निकल जाएगा, पदार्थ के अंदर मुक्त रूप से विचरण करता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे अभी हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे या आपने केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के समीप पहुंचा है और उसे पृष्ठ से बाहर निकालना है तो उससे पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम कार्य फलन या वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो आगे आप इसमें पढ़ेंगे भी चैप्टर्स में, ये अनेक चैप्टर्स में पढ़ेंगे कार्य फलन कि धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को यदि धातु के पृष्ठ से बाहर निकालना है तो एक न्यूनतम ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी, जिसे हम धातु के कार्यफलन के रूप में जानते हैं। ठीक है, जिस धातु में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातु वैद्युत की उतनी ही अच्छी चालक कहलाएगी। जो धातुएं होती हैं जैसे कॉपर, एजी, एल्युमिनियम आदि, धातुओं में जो सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए धातुएं वैद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, अर्थात वो संयोजी कक्षाओं से कम बाहर आ पाएंगे, वो कुछ कम चालक होंगी, उन्हें हम आगे चैप्टर में अध्ययन करेंगे, उन्हें हम अर्धचालक की श्रेणी में रखेंगे। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा से बाहर नहीं निकल पाता है, उसे हम अचालक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वैद्युत धारा में योगदान करते हैं। सही है, देखिए एक तो ये ध्यान रखिए कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया तो जैसे अभी मैंने बताया था कि इनका व्यवहार बिल्कुल ठीक इस प्रकार से होता है जैसे पानी के अंदर पानी का अणु विचरण करता है, अर्थात ये अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है तो अनियमित गति से तात्पर्य ये है कि किसी भी दिशा में रैंडमली यादृच्छिक गति, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, कभी किधर कभी किधर, क्योंकि ये अणुओं से भी टकराता रहेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉनों से भी टकराता रहेगा, ठीक है, गति करता हुआ। तो इसलिए ये पदार्थ के अंदर यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, और जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम कहते हैं तापीय वेग, ये थर्मल वेलोसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग। तापीय वेग या ऊष्मीय वेग भी बोल सकते हैं हम इसको, ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, और ये इसका मान लगभग होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इतने वेग से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर विचरण करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ लें कि जैसे अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि फिर तो आवेश का प्रवाह अपने आप हो रहा है तो वैद्युत धारा प्रवाहित हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है।
तापीय वेग के कारण हम ये भी देख रहे हैं कि जो उनकी गति है वो यादृच्छिक होती है, रेंडमली होती है, अर्थात किसी भी परिक्षेत्र से नेट आवेश का प्रवाह शून्य बना रहता है। यदि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उसी समय दूसरी डायरेक्शन से पहले वाली डायरेक्शन की तरफ आते हैं। अर्थात किसी भी परिक्षेत्र से यदि हम देखें इन इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग के कारण, ठीक है, तो जो आवेश का नेट प्रवाह है वो शून्य बना रहता है। अतः इनके तापीय वेग या ऊष्मीय वेग के कारण पदार्थ के अंदर कोई भी वैद्युत चालन संभव नहीं हो पाता है। ठीक, ये तो हुई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण फिर पदार्थ में वैद्युत चालन किस प्रकार से संभव हो पाता है। सही है, तो देखिए, यदि हमें किसी पदार्थ में वैद्युत चालन करना है तो उस पदार्थ को हम एक बाह्य वैद्युत वाहक बल स्रोत, वैद्युत वाहक बल स्रोत की अभी डेफिनेशन हम अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक ऐसा वैद्युत स्रोत जो पदार्थ के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर सके। ये हम एक सेल दिखाया है मैंने, ठीक है, एक बड़ी वर्टिकल लाइन और एक छोटी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो किसी भी सेल का जो संकेत है वो ये होता है, एक बड़ी वर्टिकल लाइन और एक छोटी वर्टिकल लाइन। जो बड़ी वर्टिकल लाइन है उसे हम धनात्मक टर्मिनल के नाम से जानते हैं, जो छोटी वर्टिकल लाइन है उसे हम ऋणात्मक टर्मिनल के नाम से जानते हैं। या कोई अन्य प्रकार का भी वैद्युत स्रोत हो सकता है। एनीवे, हमने जो है पदार्थ के सिरों पर, जैसे कि ये एक मैंने यहाँ पर चालक तार दिखाया है, थोड़ा बड़े अनुप्रस्थ क्षेत्र का दिखाया है डायग्राम में समझने के लिए, ठीक है, और हमने इसकी सहायता से यहाँ पर हमने एक विद्युत विभवांतर आरोपित कर दिया, प्लस और माइनस। सही है, वैद्युत विभवांतर आरोपित करने से इस पदार्थ के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया, ठीक है, और उस जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो होगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इस प्रकार से ये उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। सही है, ये परिणामी बल जो दिखा रखे थे, मैं थोड़ा अब इनको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो प्रयोजन है उसका पूरा हो चुका है और अब हमें वैद्युत का चालन समझना है। तो डायग्राम जिससे कि कंजेस्टेड ना रहे, अब हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, इस पदार्थ के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंने ये दिखाया, ये एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। आप समझ सकते हैं कि जब पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो अब से पहले जब तक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं था तो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र पदार्थ के अंदर उत्पन्न हुआ, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिससे ये त्वरित गति करते हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इस दिशा में। हालांकि तापीय वेग अब भी अध्यारोपित रहता है, अर्थात तापीय वेग अब भी उपस्थित रहता है, वो नहीं खत्म हुआ है। लेकिन अब उसके अलावा वैद्युत क्षेत्र के कारण इन पर जो आरोपित वैद्युत बल लग रहा है उसके कारण ये एक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित गति भी करने लगते हैं। ठीक है, अर्थात अब दो गतियां हो जाती हैं, एक तापीय गति, तापीय वेग जो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों में थी, और एक वैद्युत क्षेत्र के कारण निश्चित दिशा में गति। ठीक है, तापीय वेग वही अब भी औसत वेग शून्य बना रहेगा, औसत तापीय वेग, उसके कारण कोई वैद्युत चालन में कोई सहयोग नहीं होगा। लेकिन जो ये निश्चित दिशा में गति हो रही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है इन पर, ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित न्यूनतम औसत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं। ये उस निश्चित न्यूनतम औसत वेग को हम इस चैप्टर में नाम देंगे, सही है, अपवहन वेग, ठीक है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक नाम आएगा आपके, अपवाह या अपवहन वेग, ठीक है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। अपवन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम देख रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। लेकिन क्योंकि ये तो थोड़ा सा हमने दिखाया है, लेकिन आप जानते हैं कि पदार्थ में अणु या परमाणु चाहिए बीच में रिक्त स्थान होता है, लेकिन इतना रिक्त स्थान नहीं होता जितना कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, गति करते हैं त्वरित गति वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ये आपस में भी टक्कर करते हैं और परमाणु अणुओं से भी टकराते हैं। तो निश्चित ऐसे नहीं है कि त्वरित गति इनकी बढ़ती चली जाएगी, वेग बढ़ती चली जाएगी, तो बार बार टक्कर होती रहती है। सही है, फिर टक्कर होने के पश्चात फिर ये त्वरित गति करते हैं, फिर टक्कर होती है, फिर त्वरित, और इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित न्यूनतम औसत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं। सही है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यदि हम देखना चाहें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्राप्त निश्चित न्यूनतम औसत वेग, इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग कहेंगे। और ये बहुत कम होता है। कम का तात्पर्य यह है कि ये 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड से 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बीच होता है केवल, जबकि तापीय वेग कितना अधिक था, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो इसलिए ये जो अपवहन वेग है जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त किया गया है, ये बहुत कम होता है। ये 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड से 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखिए ये वेग इतना कम है, यदि आपको आश्चर्य होगा कि यदि हम लगभग 1 मीटर दूरी तय करने में लिया गया समय निकालें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, सही है, तो लगभग 5.5 से 6 घंटे का आएगा। अर्थात ये इस जो इन्हें निश्चित न्यूनतम औसत वेग प्राप्त हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, सही, ये इस वेग से 1 मीटर की दूरी को इतने अधिक समय में तय कर पाते हैं लगभग। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, सही है, वैद्युत चालन में समय लगे। जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं पदार्थ के अंदर, सही है, तुरंत पदार्थ में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। सही है, अब ये समझने वाली बात है कि जब इनका अनुगमन वेग या अपवहन वेग जिसे हम कह रहे हैं, इसे अनुगमन वेग भी कहते हैं, सही है, अनुगमन वेग कह दो या अपवहन वेग कह दो, सही है, जब ये इतना कम है तो फिर चालक के अंदर संपूर्ण, चाहे चालक की लंबाई कुछ भी हो, ये भी आप समझ लें कि एक निश्चित दिशा में अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो क्लियर हो ही गया कि नेट आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और वैद्युत चालन या वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। और वैद्युत धारा स्थापित होने में समय नहीं लगता, चाहे चालक की, हमने तो यहाँ पर ये कम लंबाई का चालक दिखाया है, सही है, चाहे इस चालक की लंबाई कुछ भी हो, पूरे संपूर्ण चालक तार में वैद्युत धारा स्थापित होने में क्षणिक समय लगेगा। अब आप ये समझ लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण वैद्युत धारा स्थापित होने में क्षणिक समय क्यों लगता है। देखिए, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र हमने पदार्थ के अंदर स्थापित करा, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, इसमें हम जो तापीय वेग है उसको हम फिलहाल, क्योंकि वो औसत तापीय वेग शून्य है, तो इसलिए हम उसको नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम केवल इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग दिखा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में।
तो ये इलेक्ट्रॉन है और इस दिशा में इनकी गति प्रारंभ होगी। सही है, एक आवेश का नेट प्रवाह बन गया। पूरे चालक में वैद्युत धारा स्थापित हो गई। जितने इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन इस सिरे को मैं ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं। अब जितने इलेक्ट्रॉन इस सिरे से, चालक के इस सिरे से निकलकर बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पर जाकर डिस्चार्ज होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से निकलकर उसी समय इस पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो बिल्कुल ये ठीक कंडीशन उसी प्रकार से हुई जैसे आप एक पानी से भरे हुए पाइप की कल्पना करें। देखिए, ये मान लेते हैं कोई पानी से भरा हुआ पाइप है ये, और इसमें जो पानी है वो असंपीड्य अवस्था में भरा हुआ है, अर्थात इसके अंदर कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, वायु नहीं है, असंपीड्य अवस्था में पानी भरा हुआ है पाइप। ये अब इस पाइप की लंबाई चाहे कुछ भी हो, 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, यदि इसके इस सिरे से थोड़ा सा पानी प्रवेश करे, थोड़ा सा भी, तो तुरंत इस पाइप के इस सिरे से उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। समय नहीं लगेगा, जैसे ही थोड़ा सा पानी इस सिरे से प्रवेश करा, तुरंत दूसरे सिरे से उतना ही पानी बाहर निकल गया और पूरे पाइप में पानी का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर होती है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, और विद्युत क्षेत्र पूरे चालक में उत्पन्न होने का वेग आपको पता है, विद्युत क्षेत्र प्रकाश के वेग से उत्पन्न होता है, कहीं पर भी यदि होता है आपको पता होना चाहिए, तो आप समझेंगे। पूरे चालक में जैसे विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बन गया। अब बस इस प्रकार से, ये नहीं कि इस सिरे का मुक्त इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा जब भी विद्युत का प्रवाह प्रारंभ होगा, ये बस वो आवेश का प्रवाह बन जाता है, इस प्रकार से फ्लो बन जाता है और विद्युत चालन स्थापित हो जाता है। सही है, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड या किसी क्षण जितने निकलकर बैटरी के धन टर्मिनल पर पहुंचते हैं, उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करते रहते हैं। इसलिए चालक पूर्णतः वैद्युत उदासीन बना रहता है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि चालक वैद्युत धारा के प्रवाह के समय ये वैद्युत उदासीन क्यों बना रहता है। चलिए, ये तो हो गया अपवन वेग या अनुगमन वेग। ओके, और इस प्रकार से इनके द्वारा ठोस पदार्थों में वैद्युत चालन। एक नाम आएगा गतिशीलता, उससे भी आप परिचित हो लो। गतिशीलता सही है, या मोबिलिटी। गतिशीलता, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग बटे आरोपित वैद्युत क्षेत्र। मात्रक इसका समझ गए होंगे आप, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये तो ऐसा ही मात्रक कहलाता है इसका। और जो प्रायोगिक मात्रक है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये इसका ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट, और ये इसका प्रायोगिक मात्रक, जो कि हम जनरली प्रयोग के समय इस्तेमाल करते हैं। सही है, और जो अर्थात हम प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त अनुगमन वेग को हम गतिशीलता कह सकते हैं। और गतिशीलता केवल आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह भी ध्यान आपको रखना है कि जो गतिशीलता है केवल और केवल ये किस पर निर्भर करती है, आवेश वाहक की प्रकृति पर। आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है ये निर्भरता इसकी।
तो इस प्रकार से ठोस पदार्थों में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण संभव हो पाता है। सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द्रवों में कैसे होता है। सही है। ठोस पदार्थों में हमने वैद्युत चालन देखा, अब हम द्रवों में देखते हैं। द्रवों में वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन लिक्विड्स। देखिए, द्रवों में वैद्युत चालन संभव हो पाता है आयंस की सहायता से। बोथ टाइप ऑफ आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो द्रवों में जो वैद्युत चालन प्रारंभ होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयन से संभव हो पाता है। इसलिए द्रव में वैद्युत चालन के लिए बाकी सारा का सारा प्रोसीजर यही रहता है कि जब हम किसी भी द्रव में जिसमें कि ये आयन्स उपस्थित होंगे, हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो वो आयनों की गति प्रारंभ हो जाएगी और वहाँ पर दोनों प्रकार के जो करंट कैरियर्स हैं, धनात्मक भी और ऋणात्मक आयन भी, वैद्युत चालन में सहयोग प्रदान करेंगे। जबकि ठोस पदार्थों में केवल ऋणात्मक आवेश ही आवेशवाहक का कार्य करते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक तो इसमें ये अंतर आएगा। सही है। इसलिए जैसे अम्ल, क्षार या कोई ऐसा विलयन लवण का, जैसे आप नमक घोल दो पानी में, तो Na आयंस और Cl आयंस उपस्थित हो जाते हैं, तो वो वैद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव में आयन नहीं है, ये ध्यान रखना कि जैसे आसूत जल है, शुद्ध पानी, आसूत जल, डिस्टिल वाटर जिसे हम कहते हैं, ये शुद्ध पानी, डिस्टिल वाटर, ये वैद्युत का कुचालक होता है। ये आप ध्यान रखना कि जो पानी है, शुद्ध पानी, वो वैद्युत का कुचालक है, नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन जो नॉर्मल पानी है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना, जो नॉर्मल सामान्य पानी है, जो हम घरों वगैरह में यूज करते हैं, सामान्य पानी, वो वैद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि उसमें लवण उपस्थित रहते हैं, अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। तो ये इसमें आपको अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि आसूत जल नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन यदि उसमें किसी भी प्रकार से कोई लवण उपस्थित है तो फिर आसूत जल नहीं कहलाएगा। ये उसमें लवण आयंस उपस्थित होंगे जैसे कि सामान्य पानी में। सही है। और ये कंडक्टिंग होता है, चालक होता है, यह चालकता प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये द्रवों में वैद्युत चालन। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट में, हम देखते हैं गैसों में वैद्युत चालन। गैसों में इन गैसेज, गैसों में वैद्युत चालन। देखिए, ठोस पदार्थों में हमने देखा वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संभव हो पाता है। द्रवों में हमने देखा वैद्युत चालन आयंस के द्वारा उपस्थित हो पाता है। अब हम देख रहे हैं कि गैसों में वैद्युत चालन किस प्रकार से संभव हो पाएगा। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको पॉइंट वाइज ध्यान रखना पड़ेगा कि सामान्य विभवांतर के लिए, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सामान्य विभवांतर के लिए
गैसें जो हैं वो कुचालक होती हैं, नॉन कंडक्टिंग होती हैं। सामान्य विभवांतर, क्योंकि उनमें वैसे देखिए अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों के कारण, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें, अंतरिक्ष में बहुत सारे विस्फोट वगैरह होते रहते हैं, ये आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, जानते हैं। और उनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे जो है आयन्स भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन वगैरह। जब वो गैस के अणु से टकराते हैं तो उन्हें आयनित कर देते हैं। तो वैसे तो गैसों में सामान्य रूप से अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों के कारण आयन्स उपस्थित रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और धनायन, ये गैस में उपस्थित रहते हैं वैसे तो, धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो कि उन गैस के अणुओं से, ठीक है, या परमाणुओं से कॉस्मिक किरणों में उपस्थित अणुओं के टकराने से निकलते हैं, ठीक। तो गैसें में कुछ आयन होते हैं, लेकिन इनके कारण विसर्जन होता है। वैसे ये धनायन और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब हम किसी भी गैस में कुछ दूरी पर दो इलेक्ट्रोड रखकर, ठीक, एक को हम धनात्मक और एक को हम ऋणात्मक, ठीक, यदि हम विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो वैसे जो गैस में उपस्थित आयन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों पर विसर्जित होते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम होती है कि वो उनके कारण वैद्युत धारा प्रक्षिप्त नहीं हो पाती। ये आप अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। अब प्रश्न आता है, यदि उच्च विभवांतर आरोपित किया जाए कुछ दूरी पर इलेक्ट्रोड रखकर, ठीक है, पहली कंडीशन में हमने देख लिया कि सामान्य विभवांतर पर कुचालक होती है गैस। दूसरी कंडीशन अब हम देखते हैं, यदि कुछ दूरी पर इलेक्ट्रोड रखकर, कुछ दूरी पर, सही है, वायु में या गैस में इलेक्ट्रोड रखकर, कुछ दूरी का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा दूर लिखते हैं, कम दूरी पर, सही है, उच्च विभवांतर आरोपित किया जाए, उच्च विभवांतर, ठीक है, आरोपित किया जाए, तो अब इनके मध्य वैद्युत विसर्जन होने लगता है। ये वैद्युत विसर्जन का तात्पर्य यह है कि जो ये धनायन उपस्थित हैं, जब उच्च विभवांतर होगा तो ये धनायन जो हैं, जैसे ये कोई धनायन है मान लेते हैं, ये कॉस्मिक किरणों के कारण उत्पन्न धनायन है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा और उच्च विभवांतर पर निश्चित है कि इसके द्वारा प्राप्त अर्जित ऊर्जा भी ज्यादा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, इसका वेग बढ़ेगा, जिससे जब ये रास्ते में मिलने वाले अन्य अणुओं से टकराएगा तो उनको आयनित कर देगा। ये आयनित करने से आयनों की संख्या बढ़ेगी और निश्चित है कि जब गैस में आयन्स बढ़ेंगे तो वैद्युत विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये जो वैद्युत विसर्जन है प्रत्येक दाब पर नहीं होता, हम दाब कम करते चले जाते हैं, ठीक है। देखिए 10 मिलीमीटर से, 10 मिलीमीटर पारे के दाब से ऊपर दाब पर, 10 मिलीमीटर से अधिक दाब पर, अधिक दाब पर, ठीक है, वैद्युत विसर्जन प्रारंभ नहीं हो पाता है नॉर्मली। वैद्युत विसर्जन, जो गैसों में वैद्युत विसर्जन का मतलब यह है कि जो गैसों में वैद्युत का प्रवाह होता है उसे हम वैद्युत विसर्जन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो तेजी से होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, इसलिए हम उसे वैद्युत विसर्जन कह रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और एक कुछ निश्चित परिस्थितियों में होता है, तो 10 मिलीमीटर से अधिक दाब पर तो वैद्युत विसर्जन सामान्यतः हो ही नहीं पाता है, लेकिन यदि हम दाब कम करना शुरू करते हैं, ये 10 मिलीमीटर से कम, तो जैसे ही हम दाब कम करना शुरू कर देते हैं और जैसे, तो वैसे ही इन जो धनायन उपस्थित हैं, जो कॉस्मिक किरणों के कारण पहले से गैस में उपस्थित है, इनका माध्य मुक्त पथ बढ़ता चला जाता है। और देखिए यदि डेंसिटी ज़्यादा है गैस के अणुओं की तो अणु जल्दी टकराते रहेंगे आपस में,
और यदि हमने डेंसिटी कम कर दी, दाब कम कर कर, तो निश्चित है कि अब इनके द्वारा माध्य मुक्त पथ बढ़ जाएगा और इनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। निश्चित है, जब ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी इनके द्वारा तो ये गैस के अणुओं को आयनित करने में और ज़्यादा सक्षम होंगे, आयनों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए अब ये जो गैसों में वैद्युत चालकता और ज़्यादा प्रदर्शित हो जाती है। ठीक, और लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि दाब का मान कम करते करते 10⁻³ मिलीमीटर से भी कम कर दिया जाए, अब जैसे जैसे दाब कम करते रहते हैं वैसे वैसे वैद्युत विसर्जन बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक सीमा के पश्चात फिर वैद्युत विसर्जन कम भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ये इनकी जो गतिज ऊर्जा है, इनके द्वारा प्राप्त अर्जित ऊर्जा है, वो तो बढ़ रही है, लेकिन जब गैसों में अणु ही नहीं रहेंगे, डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, तो फिर ये टकराएंगे किससे? टकराएंगे किससे? तो निश्चित है कि आयनों की संख्या फिर कम होने लगती है दोबारा, भले ही चाहे इनके द्वारा प्राप्त अर्जित ऊर्जा अधिक हो। तो 10⁻³ मिलीमीटर से कम दाब पर गैस में अणुओं की संख्या इतनी कम हो जाती है कि फिर वो वैद्युत विसर्जन प्रदर्शित ही नहीं कर पाते, अर्थात प्रक्षित नहीं हो पाता, आयनों की संख्या फिर बहुत कम रह जाती है, ये भले ही चाहे अर्जित ऊर्जा ज़्यादा रह जाए। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि गैसों में जो वैद्युत विसर्जन है वो केवल 10 मिलीमीटर से 10⁻³ मिलीमीटर दाब के मध्य ही प्रक्षित हो पाता है। 10 मिलीमीटर से अधिक दाब पर क्यों नहीं प्रक्षित हो पाता? क्योंकि अणुओं की डेंसिटी इतनी अधिक रहती है कि जो धनायन है वो तुरंत टकराते रहते हैं और ज़्यादा गतिज ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते। और 10⁻³ मिलीमीटर दाब से कम दाब पर क्यों नहीं प्रदर्शित होता वैद्युत विसर्जन? क्योंकि इस दाब पर अणुओं की डेंसिटी, गैस के अणुओं की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि जो ये अधिक ऊर्जा के धनायन हैं, जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ये अणुओं से टकरा ही नहीं पाते। तो दोनों ही स्थितियों में वैद्युत विसर्जन इससे ऊपर और इससे नीचे प्रक्षित नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से आज हमने ठोस, द्रव और गैसों में वैद्युत का चालन किस प्रकार से होता है इसका भली भांति हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, यदि आपके इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो इसको आप दोबारा रिवाइंड कर दोबारा देखिए, ठीक है, सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। इससे आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।